हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सल्तनत काल के अंतिम वंश लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि 1526 का जो बाबर के साथ पानीपत का युद्ध हुआ था, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं। फरगना का एक सरदार था, फरगना सरदार, ये उज्बेकिस्तान में है बेटा। सरदार नाम क्या था उसका? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उसका ये बेटा था। माता का नाम क्या था इनके? फरगना सरदार थे, और ये किस वंश से संबंधित थे? तैमूर वंश से। ठीक है, माता जो थी इनकी वो मंगोल वंश से, यानी चंगेज खां का जो वंश है उससे संबंधित थी। उनका नाम था कुतलुग, कुतलुग निगार खानूम, ये इनका नाम था। ये चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो इन दोनों की संतान कौन थी? बाबर थी। ठीक है, बाबर इनकी संतान थी। तो जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, पहले तो इनका जन्म देख लेते हैं बाबर का। फरगना में ही इसका जन्म हुआ था बाबर का। 14 फरवरी, वैसे भी आप लोगों को याद रह जाएगी, 14 फरवरी 1483। ठीक है, ठीक है बेटा। इसने देखिए 11 वर्ष की आयु में जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, तो बाबर को फरगना का जो शासन है या सरदारी है वो उसको सौंप दी जाती है। 11 वर्ष की आयु में ही वो क्या बन जाता है? फरगना का सरदार बन जाता है, 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में उस समय में ऐसा होता होगा, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभल नहीं पाती है। तो देखिए इसमें बाबर जब होश संभालता है, 11 वर्ष की आयु में ही उसको शासक या अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो इसमें देखिए कि 1496 में 11 वर्ष की आयु में ही ये जो 1483 है, इस 1493 में ही, यानी कि 1494 में ही ये क्या करता है? समरकंद को जीतने का प्रयास करता है। समरकंद को जीतने का प्रयास करता है निरंतर। ये जैसे 1494 में प्रयास किया, फिर उसके बाद 1501 में फिर प्रयास करता है वो समरकंद को जीतने का, क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्षेत्र देखता था जो उसके लिए उपयोगी हो, यानी उपजाऊ भूमि हो जिनसे उसको आय प्राप्त होती हो, आसपास का ऐसा एरिया वो देखता था। तो उसने 1501 में जीता। फिर भी वो उससे होता क्या था कि इस क्षेत्र पर जब भी वो आक्रमण करता उसको जीत लेता, लेकिन वहां के विद्रोहों को कुचलने में नाकाम रहने की वजह से कुछ समय के पश्चात वो उस जगह को उसे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता था। ठीक है बेटा, तो देखिए 1494 में ये संघर्ष करता ही रहा, फिर 1501 में, फिर 1504 में। ठीक है, लगातार ये प्रयास करता रहा। उसके बाद 1504 में ये गजनी और काबुल पर आक्रमण करता है। काबुल और गजनी पर भी आक्रमण कर देता है, उस क्षेत्र को भी ये जीत लेता है। उसके बाद ये 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करता है। 1507 में क्या करता है? पादशाह की उपाधि धारण करता है। पादशाह, यही आगे चलकर क्या बन जाता है? बादशाह बन जाता है, पादशाह। ये उपाधि धारण करता है 1507 में ये। ठीक है, इसके साथ ही ये क्या करता है कि जो पिता और पूर्वजों से इसको मिली थी उपाधि मिर्जा की, वो मिर्जा की उपाधि इसलिए छोड़ देता है और कौन सी उपाधि धारण कर लेता है? पादशाह की। कब? 1507 में। पहले इसको कौन सी उपाधि मिली हुई थी? मिर्जा की, इसे वो हटा देता है। ठीक है, आगे देखिए 1507 के बाद
ये 1511 में फिर से प्रयास करता है समरकंद को विजित करने का, जीतने का। 1511 में पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है और 1511 ईस्वी में पुनः यानी दोबारा से फिर आक्रमण करता है समरकंद पर, लेकिन इस क्षेत्र को ये जीत नहीं पाता। समरकंद पर आक्रमण करता है तो 1512 में वहां पे फिर विद्रोह करके इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा छुड़वा लिया जाता है। ठीक है, तो वो फिर खो बैठा समरकंद को। समरकंद के साथ साथ वो काबुल और गाजी को भी खो बैठता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये सारे क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में लगे रहने के बाद इसको एक बात समझ में आ जाती है कि ये जो एरिया है ये मेरे हिसाब किताब का नहीं है। वो क्या करता है, यहाँ एक बाबरनामा में, ये जो बाबरनामा है ये इसी के द्वारा लिखी गई है। ये है चगताई भाषा में, ये ध्यान देना बेटा, चगताई भाषा में है। ठीक है, इसमें ये लिखता है कि ऐसा इस दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने 2 रोजे एक ही स्थान पर किए हों। ये जो युद्ध में लगा हुआ था ना 1512 तक, ऐसा कभी स्थिरता नहीं आई इसकी जीवन में। उस दौरान वो निरंतर युद्ध में इधर उधर भागता रहा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने एक ही स्थान पर 2 बार रोजे रखे हों, ऐसा बाबरनामा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला देखिए इसके अंदर कि 1512 और उसके बाद वो क्या करता है कि 1519 में 1512 के बाद 1519 है, उससे पहले का जो समय है वो क्या होता है, बीच का समय। बीच के समय में क्या होता है कि इसकी जो दृष्टि है वो भारत की तरफ ऐसे ही नहीं आती। कुछ एक उस दौरान जो इब्राहिम लोदी का शासन था, इब्राहिम लोदी, इसका जो शासन था ना बेटा वो दिल्ली में था, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान में और एक विजयनगर और एक बहमनी, ये कुछ छोटे छोटे शासक थे लेकिन शक्तिशाली शासक थे। तो इन्होंने भी अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रखा था। सभी एक दूसरे से जो ईर्ष्या समझ लो या तो फिर अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास, ये समझ सकते हैं हम। तो इब्राहिम लोदी जो है यहाँ पे देखिए बाबर को भारत आने के लिए ये लोग आमंत्रित करते हैं। बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किस किस के द्वारा, कहते हैं ना कि भाई तुम ये कोई क्षेत्र जो कमजोर पड़ रहा हो तो उस क्षेत्र को दबाने के लिए या उस पर कब्जा स्थापित करने के लिए उसी क्षेत्र के कुछ लोग सहयोग करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, भारत के लोग ही बाबर के पास गए। बाबर को किसी ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा, ये लिखा हुआ है कि जैसे पंजाब का एक शासक था, शासक नहीं उसको हम जागीरदार या तो कह सकते हैं, इनका नाम था, ये था सूबेदार, पंजाब का सूबेदार। पंजाब का जो सूबेदार था नाम था उनका ये दौलत खां लोदी। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी। ये लोधी बेटा एक ही है, ठीक है, देख लेना। बाबर को ये पत्र लिखता है कि जो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। और इब्राहिम लोदी जो है उसका जो चाचा है आलम खां, क्या नाम है, आलम खां। ये आलम खां भी उसके पास काबुल तक पहुंच जाता है कि आप किसी तरह से दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, दिल्ली को जो है विजित कीजिए, जीत लीजिए। उसका क्या उद्देश्य था इसके पीछे भाई, क्यों वो ऐसा कर रहा था? क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह से ये जो बाबर है वो सोचते थे कि बाबर यहाँ से लूटपाट करेगा और यहाँ से चला जाएगा और क्षेत्र किसको सौंप जाएगा, हम लोगों को सौंप जाएगा। तो ये सब कहानी थी इसके पीछे। तो उन्होंने क्या किया, दौलत खां लोदी इसको पत्र लिखता है और आलम खां स्वयं इससे मिलने के लिए काबुल तक चला जाता है, ये कहने के लिए कि आप दिल्ली में अपना जो युद्ध कीजिए या फिर आक्रमण कीजिए, ठीक है।
तो वो खुद दिल्ली के शासन पर बैठना चाहते थे, इसीलिए ये लोग यहाँ जाते हैं। कहीं कहीं बेटा ये भी आता है कि भाई जो राणा सांगा थे उन्होंने भी लिखा था पत्र, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कई जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं, कई नहीं कहते, क्योंकि कोई ये जो खातौली का युद्ध है और बाड़ी का युद्ध माना जाता है, उस जगह पर ये इब्राहिम लोदी ने को पराजित किया हुआ है राणा सांगा ने, तो वो ऐसी बातें क्यों कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इनके निमंत्रण पर बाबर क्या करता है, 1519 में भारत आता है। और भारत में किस क्षेत्र से आया वो, ये पंजाब के ही कुछ क्षेत्र हैं, पंजाब के क्षेत्र हैं, या फिर भारतीय जो सीमा क्षेत्र है बाजौर और भैरा, इन जगहों पर आते हुए वो पेशावर को भी जीत लेता है। पेशावर पाकिस्तान में है ना। ठीक है, उसके बाद ये कुल मिलाकर बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। कितनी बार करता है बेटा, 5 बार। 5वीं बार जाके वो पानीपत में आक्रमण करता है 1519 में, फिर वो 1519 में पेशावर को भी जीतता है, फिर वो 1520 में फिर पंजाब के सियालकोट तक अधिकार कर लेता है 1520 में, फिर वो आता है 1524 में लाहौर सहित पंजाब के अधिकतर क्षेत्रों पर। तो 1519 में दूसरी जगह ये पेशावर, 1520 में आता है वो। ठीक है, और फिर वो आता है 1524 में। इस 1524 में वो पंजाब के भी अधिकतर हिस्सों पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए 1524 के बाद अब इब्राहिम लोदी को ये होना चाहिए था कि भाई उस समय के हिसाब से वो क्या हुआ कि एकदम शांत नेता था कि भाई मेरे पे आफत थोड़ी आ रही है, आसपास आ रही है, आने दो, जब हम पर आएगी तो देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का वो राजा था या शासक था। तो 1527 में, ये 26 में, 1526 में वो क्या करता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है। किसके निमंत्रण पर होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी द्वारा। तो ये देखिए ये शुरू होता है 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये कौन सा युद्ध था, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब इसकी कुछ मेन बातें जान लेते हैं, वो बातें भी जो हरियाणा के सामान्य ज्ञान पर भी आधारित है। ठीक है बेटा, तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ये तो आपको पता ही हो गया कि किस किस के मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। ठीक है, पहली बार तोपों का इस्तेमाल इसमें हुआ। इसके अलावा युद्ध में तुगलमा जो युद्ध पद्धति है उसका इस्तेमाल हुआ। अब ये तुगलमा पद्धति क्या है, उसका इस्तेमाल हुआ। अब ये तुगलमा क्या है कि अर्धचंद्राकार जो शेप है सैनिकों की वो बना दी जाती है कि भाई कुछ सैनिक इस हिस्से में रहेंगे, कुछ इस हिस्से में रहेंगे, कुछ यहाँ रहेंगे, बैग में भी वो रखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पद्धति होती है। अगला क्या है कि तोपों की जो इसमें शुरुआत की गई, तो इस तोप को चलाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए थे। तो एक्सपर्ट भी उसमें कौन कौन थे ये देख लीजिए। तोप खाने का नेतृत्व करने वाले कौन थे, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा खां, तुर्की अधिकारी थे ये, उस्ताद अली और मुस्तफा खां तुर्की अधिकारी थे ये, इन्हें तोप का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, तो ये जो थे इस प्रकार से इस युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ। अब इब्राहिम लोदी जो हाथियों से और पैदल सेना उसके पास बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा उसके पास हाथी थे, लेकिन आप ये बताओ कि जब तोप चलेगी तो हाथी कहीं नहीं टिकेगा।
ठीक है, यही ऐसा ही कुछ हुआ कि सेना तो इब्राहिम के लोदी के पास बहुत थी, लेकिन प्रशिक्षित नहीं थी। ऐसे भाड़े के उठा लिए थे व्यक्ति कि भाई चलो, ठीक है। लेकिन जो बाबर था वो पूरी योजना के साथ आया था, पूरी योजना के साथ उसने युद्ध किया, और कुछ सैनिकों को, एक सैनिक टुकड़ी वो अपनी बैग में भी रखता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ये युद्ध जीता। दूसरा क्या है इसके अंदर कि इस युद्ध के दौरान पहले ये पानीपत में तो 12 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, 12 अप्रैल को पहुंच गए थे, लेकिन 8 दिन तक जो सेना थी दोनों गुटों की वो आमने सामने खड़ी रही। 8 दिन तक कुछ भी युद्ध ना कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगले दिन यानी कि 21 अप्रैल को, इस 21 अप्रैल के दिन युद्ध शुरू हुआ। 21 अप्रैल 1526, ठीक है, इस दिन युद्ध शुरू हुआ, और बाबरनामा के अनुसार यह युद्ध उसी दिन खत्म भी हो गया, ठीक है, क्योंकि जब तोप चल रही थी तो कोई भी वहां पर टिक नहीं पाया, ठीक है। इस प्रकार से इस युद्ध में देखो इब्राहिम लोदी का साथ किस किसने दिया। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती ने विद्रोह इसका इब्राहिम लोदी का साथ दिया था बेटा, ठीक है। इसके अलावा हिसार का एक फौजदार था हमीद खां, हसन खां मेवाती और हिसार का फौजदार कौन था? हामिद खां, हामिद खां ये व्यक्ति था, इसने साथ दिया था इब्राहिम लोदी का, ठीक है। ये हिसार का फौजदार था हामिद खां, और ये हसन खां मेवाती कौन था? ये मेवात का शासक था, ठीक है। तो इन दोनों ने ही इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। आगे इसमें देखिए और किसी ने भी इसमें साथ उसका नहीं दिया। आगे देखिए एक पुस्तक है तारीखे सलातिन ए अफगाना अहमद यादगार की, वो क्या कहता है? एक पुस्तक है तारीखे सलातिन ए अफगाना, ये याद रखना बेटा, तारीख ए सलातिन, सलातिन ए अफगाना, ये पुस्तक है। ये लिखी किसने है? ये लिखी है अहमद यादगार द्वारा, अहमद यादगार द्वारा लिखी हुई है ये पुस्तक, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है ये आपकी जो एमडी की साइट है उसके ऊपर भी है बेटा ये, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। अगला इसमें क्या लिखा है कि इस भूमि को शुभ मानकर, इस भूमि को शुभ मानकर पानीपत की जो ये भूमि है इसे शुभ मानकर उसने क्या किया? इसने शुभ मानकर जो वहां के जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे उनको अपने महल में बुलाया और उन सभी को जो इनाम दिया, इनाम इकता, जागीरदारी भी दी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उन सबको प्रसन्न कर दिया, कुल मिलाकर बात ये है। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था उस दौरान वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने चांदी के सिक्के भी बांटे थे, चांदी के सिक्के बंटवाए थे, इसलिए पब्लिक ने उसको क्या नाम दिया? कलंदर। तो ये ध्यान रखना बेटा,
कलंदर की जो उपाधि थी वो उसको पब्लिक लोगों के, वहां के लोगों द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? पानीपत का पहला युद्ध जीतने पर उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला इसमें क्या है कि सुल्तान महमूद उगली, ये जो व्यक्ति था, सुल्तान महमूद उगली, ये व्यक्ति था, इसको बाबर ने सम्मानित किया। और क्या किया कि जो पानीपत की जो जगह थी या पानीपत का, उसको हाकिम नियुक्त कर दिया। सुल्तान महमूद उगली को बाबर ने, अब क्योंकि ये जरूरी इसलिए लगा मुझे कि ये पानीपत में ही युद्ध हुआ है, तो पानीपत का हाकिम किसको नियुक्त किया गया? पानीपत का हाकिम नियुक्त कर दिया, नियुक्त किया सुल्तान महमूद उगली को। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए पानीपत से वो जहां पर उसकी इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी, इब्राहिम लोदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पानीपत में हुई थी। ठीक है, तो युद्ध के दौरान हुई थी ना उसकी मृत्यु, तो उसमें देखो उसको भी उसने सम्मान दिया। बाबर ने क्या किया? जहां उसकी मृत्यु हुई थी वहां पर उसने उसका कब्र बनवाई। ठीक है, मकबरा, लोदी का मकबरा बनवाया, मकबरा बनवाया। ठीक है, और मस्जिद बनवाई। ठीक है, और एक बाग बनवाया, बाग, जिसे ये काबुली मस्जिद कहाँ है? पानीपत में है। काबुली बाग कहाँ है? पानीपत में है। एक तालाब का निर्माण भी कराया उसने यहीं पर। ठीक है, तो ये काम इसने किए। इसके बाद देखिए कि अब वो क्या करता है कि जब ये पानीपत का युद्ध वो जीत लेता है, तब क्या होगा? कई ऐसी जगह भी होंगी भाई जहां विद्रोह होगा। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां पर युद्ध होता है, ये विद्रोह होता है। तो ये हामिद खां सारंगखानी के नेतृत्व में अफगानों ने विद्रोह कर दिया हिसार फिरोजा के पास। ठीक है, और हसन खां मेवाती का जो बेटा था नाहर खां, उसने क्योंकि इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, तो युद्ध में हार के बाद नाहर खां जो है वो बाबर की सेना के हाथों पड़ जाता है। ये जो हसन खां मेवाती है ना, हसन खां मेवाती, कहीं पे बेटा ये लिखा है कि हसन खां मेवाती युद्ध में गया था, यहां लिखा हुआ है कि नाहर जो है इसका पुत्र नाहर मेवाती ये गया था। ठीक है, तो ये जब इब्राहिम की सेना में शामिल था, युद्ध हारने लगते हैं, तो जो बाबर की सेना है उसके हाथों में ये पड़ जाता, उसको पकड़ लिया जाता है। तो वहां के जो और जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो हसन खां मेवाती आपकी तरफ आके मिल जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो बाबर को ये बात समझ में आ गई, उसने क्या किया? नाहर खान मेवाती को छोड़ दिया। तो लेकिन इसका असर हसन खां पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। ये हमें कैसे दर्शाया गया कि जब राणा सांगा का चंदेरी का युद्ध होता है, उस दौरान वो हसन खां मेवाती राणा सांगा का साथ देता है, तो इससे बाबर तो चिढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बेटा। ये हसन खां मेवाती का जो पुत्र था नाहर मेवाती, नाहर खां मेवाती, हाँ, उसके नेतृत्व में जब ये युद्ध होता है, युद्ध में हार के बाद बाबर की सेना के हाथ वो पड़ जाता है। आगे देखिए इसके अलावा कौन कौन है जो विद्रोह करता है। तो देखिए एक है ये हिसार का विद्रोह हुआ। ठीक है, हिसार का किसने किया? ये हामिद खां के नेतृत्व में हुआ, अफगानों ने किया विद्रोह, हामिद खां सारंगखानी के नेतृत्व में। फिर युद्ध विद्रोह होता है मेवात में, पानीपत के युद्ध के बाद देख लेना बेटा। फिर होता है कैथल में,
कैथल में, अब ये जो कैथल में युद्ध होता है ना, कैथल में जो विद्रोह होता है वो होता है मोहन मंडार नामक व्यक्ति के साथ। तो वो जो मोहन मंडार के नेतृत्व में जो विद्रोह किया जाता है, बाबर उसको विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है। और क्या किया कि इस प्रकार से अपनी सेना को उसने संगठित किया कि जो मोहन मंडार है उसका जो गांव है, उस गांव को पूरे को उन्होंने नष्ट कर दिया, ठीक है। और पीछे से गांव में आग लगा दी और मोहन मंडार को पकड़कर उसको आधा धरती में गाड़ दिया और आधा हिस्सा जो ऊपर का था उस पर तीर चला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मोहन मंडार की मृत्यु हो गई, ठीक है बेटा। तो ये है कैथल की बात। अगला जो विद्रोह इसमें हुआ, कैथल के बाद जो है हरियाणा में जितने भी क्षेत्र इसने विजित किए थे, जीते थे बाबर ने जितने भी क्षेत्र जीते थे उनको क्या किया, एक संगठित रूप में बांधा। कैसे? एक सिस्टमैटिक वे में उसको वर्गीकरण कर दिया, बांट दिया। कैसे बांटा? 4 भागों में बांटा इसको। नंबर 1 दिल्ली सरकार, नंबर 2 हिसार सरकार, नंबर 3 हिसार के बाद मेवात में बांटा, मेवात क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया। और चौथा जो है वो है सरहिंद। अब देखो ये तो चलो मान लीजिए 2 तो अपने हरियाणा में है, दिल्ली का आपको पता ही है। ये सरहिंद कौन सा क्षेत्र है? तो बेटा सरहिंद जो है ना वो है फतेहगढ़ क्षेत्र, फतेहगढ़। और ये जो फतेहगढ़ क्षेत्र है ये हरियाणा का नहीं है, पंजाब का है, ठीक है। गूगल में मैंने देखा था, ये पंजाब का है, ठीक है बेटा। तो ये देख लीजिएगा आप। अब अगला देखिए, थोड़ा सा इनके युद्धों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। युद्ध देखिए 4 इसमें युद्ध हुए हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है। 4 युद्ध देखो। बाबर के साथ 4 कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन इसमें था? पहला तो आपको भी पता है कौन सा हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। किसका हुआ था? इब्राहिम लोदी और किसके बीच? बाबर के मध्य। जीतता कौन है? बाबर जीत जाता है। दूसरा किसका हुआ था? इसको कौन सा युद्ध कहते हैं? पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं बेटा? पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका, ये है खानवा का युद्ध। लगातार होते हैं ये 1527 को, 1527 को होता है। किसके मध्य होता है? राणा सांगा और बाबर के मध्य। अच्छा, 1527 के ही आसपास एक युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य और होता है, उसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखना। अगला जो है तीसरे नंबर पर, इस दूसरे को क्या कहते हैं? पहला पानीपत का युद्ध हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। अब देखिए तीसरा है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच होता है? ये होता है बेटा 1528 में, ये 1528 में होता है मेदिनी राय और बाबर के मध्य। मेदिनी राय और बाबर इनके मध्य होता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, इसलिए इनके साथ ये युद्ध होता है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं? चंदेरी का युद्ध,
चंदेरी का युद्ध। ठीक है, अगला जो है चौथे नंबर का आता है घाघरा का युद्ध। घग्गर नहीं है, घाघरा है, घाघरा का युद्ध। ये युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध 1528 है, तो ये कब है? 1529। लगातार है बेटा, 1526 पानीपत का सबको याद है, लगातार है ये सारे तीनों युद्ध। और ठीक है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके मध्य होता है? अफगानी और बंगाल, ये बिहार के कुछ छोटे मोटे सरदार, ठीक है, अफगानी साथ में थे और बिहार के छोटे मोटे सरदार इकट्ठे होकर कह रहे थे कि भी हम मुकाबला करेंगे बाबर का। ठीक है, तो उनके मध्य हुआ था, अफगानी और जो छोटे मोटे बिहारी सरदार जो थे बिहार के, उनके मध्य हुआ था ये युद्ध। और किसके साथ हुआ था ये? बाबर के साथ। अफगानी सरदार थे और कुछ छोटे मोटे जो शासक थे या छोटे मोटे जागीरदार थे, वो सब इकट्ठे होकर इसके साथ लड़ रहे थे या इनके साथ युद्ध कर रहे थे, जिस युद्ध को क्या नाम दिया गया? घाघरा युद्ध। क्यों दिया गया? क्योंकि ये घाघरा नदी के किनारे इसका युद्ध हुआ था। ठीक है बेटा, तो देखिए घाघरा का जो युद्ध है ये बिहार और अफगान के संयुक्त सैन्य नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये नेतृत्व देख लो बेटा, ये नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। कि ये तो छोटे छोटे सरदार थे अफगानी और बिहार में, ठीक है, लेकिन इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी कर रहा था। और युद्ध किसके सामने था? बाबर के सामने। ठीक है, ये युद्ध भी बाबर जीत जाता है। तो इसको हम कौन सा युद्ध कहेंगे? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। ठीक है बेटा, अब देखो पानीपत का युद्ध 1526 में सबसे पहले सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल हुआ और तुगलमा कौन सी पद्धति थी, उस तरीके से युद्ध किया गया। ठीक है, खानवा का जो युद्ध है राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में क्या किया इसने? सबसे पहले जिहाद शब्द, बाबर जो है ना, इसने सबसे पहले जिहाद शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, और इसके अलावा इसने एक टैक्स लेता था, ये तमगा टैक्स। कौन सा टैक्स लेता था बेटा? तमगा। मैं यहां इसको मिटा देती हूं। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, तो वो क्या, वैसे तो वो जीत नहीं सकता था क्योंकि बाबरनामा में भी इसने राणा सांगा की बहुत प्रशंसा की है बाबर ने। ठीक है, कि बहुत शक्तिशाली योद्धा था, एक हाथ नहीं था और आंख नहीं थी, फिर भी वो व्यक्ति बहुत ताकतवर था, लंगड़ा था शायद, हाँ, लेकिन उसकी एक आंख नहीं थी, इतना है। राणा सांगा, इससे जीतने के लिए बाबर को कितनी मेहनत करनी पड़ी वो देखो। एक टैक्स लेता था, तमगा टैक्स, सैनिकों के द्वारा दिया जाता था या वहां की पब्लिक के द्वारा दिया जाता था, उस टैक्स को इसने माफ कर दिया कि भाई युद्ध जीत जाओ किसी तरह, तमगा जो टैक्स है उसको माफ कर दूंगा। दूसरा क्या था? वैसे तो वो शराब का उसका आदी था, शराब को बिल्कुल पूर्ण रूप से युद्ध के दौरान बैन कर दिया और जितनी भी शराब थी, अफीम जो भी थी, वो सब नष्ट कर दी गई। ठीक है, तो शराब पर बैन कर दिया, शराब बंद कर दी बिल्कुल। दूसरा इसने क्या किया? एक शब्द यूज किया, जिहाद। जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए युद्ध, कि सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाए। तो उसने क्या किया कि जिहाद शब्द का युद्ध किया कि भाई इस युद्ध को जीतना हमारे लिए अब हमारे धर्म की बात हो गई है, हमारे लिए ये युद्ध जीतना अनिवार्य है। तो सबसे पहले जिहाद शब्द का भी उसने इस्तेमाल किया। इसके बाद बाबर ने इस युद्ध में, कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब वो काबुल को जीत लेता है, गाजी को जीतता है, तो वो पादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, मिर्जा की उपाधि छोड़ देता है। ठीक है,
और दूसरा पानीपत का युद्ध जब वो जीतता है तो क्योंकि उसने बहुत सिक्के बांटे थे, सम्मानित लोगों को किया था, तो लोग उसको क्या कहते हैं, कलंदर की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो खानवा का युद्ध हुआ था इसके अंतर्गत इसको ये कौन सी उपाधि लेता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अगला आता है इसमें चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध में देखो बेटा, चंदेरी का जो युद्ध है ये मेदिनी राय के साथ होता है। क्यों? क्योंकि मेदिनी राय ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, इसलिए ये चंदेरी का युद्ध होता है किसके साथ, मेदिनी राय के साथ 1528 में, 1527 में, ये 1526 और ये 1529 में। इस तरीके से ये 4 युद्ध होते हैं। ठीक है बेटा, तो चंदेरी का जो युद्ध है उस युद्ध की खास बात क्या थी कि ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है और व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस युद्ध में मेदिनी राय को जो बाबर है वो पराजित कर देता है, इस क्षेत्र को जीत लेता है। अगला घाघरा का युद्ध है। अब ये जो बाबर है इसकी मंशा क्या थी, पहले तो ये कहता था कि भाई इसका जो उद्देश्य है वो लूट पाट करके चले जाना है, लेकिन इसने क्या किया, अपना स्थायित्व कि भाई ये बहुत अच्छी उपजाऊ जगह है और उपजाऊ जगह पर ही ज्यादा संभावना होती है लोगों की बसने की, तो इसने भी वही किया, वही बस गया भारत में ही, तभी ये युद्ध हुए। ठीक है, इसको पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है बेटा, सबको वैसे पता है फिर भी मैं बता देती हूं। पानी पिया, खाना खाया, चाय पीकर, खाना खाया, चाचा चले घर। ठीक है, पानी पीकर, खाना खाकर, चाचा चले घर, ये भी आप लिख सकते हो, पानी पीकर, खाना खाकर, या आप कुछ भी इसमें आप खुद से बनाओगे ना बेटा वो ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, चाचा चले घर ये है। तो पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया और घर मतलब घाघरा का युद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक है। मैं तो कहती हूँ कि ट्रिक आप जितना अभ्यास करोगे आप अपने हिसाब से बनाते चले जाओगे। ठीक है, वो ज्यादा बेटर होती है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो हुमायूं से संबंधित होगा, क्योंकि ये जो बाबर है, बाबर का पुत्र कौन सा हुआ, हुमायूं। तो अगली क्लास हमारी किससे संबंधित होगी, हुमायूं से संबंधित होगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अच्छा हाँ, देखो बेटा बीच में मैं एक बात और बता देती हूँ, रह गई है कि बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी। ठीक है, आगरा में ही इसको दफनाया गया था। आगरा में ही दफनाया गया था इसे, लेकिन बाबरनामा में लिखा हुआ था कि भाई उसकी जो इच्छा थी कि भाई उसको जो है काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, तो उसकी इच्छा अनुसार कई साल बाद जाके उसको आगरा से निकालकर कब्र को काबुल में ले जाया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना बेटा, ये एक टॉपिक रह जाता। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें बेटा। कोई भी परेशानी हो आप लिखें और पूछें मेरे से। ठीक है बेटा।